स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हम उसकी इंट्रोडक्शन को समझें, जिसके चलते हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को अच्छी तरह से कर सकेंगे। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के स्टार्टअप में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है फंक्शन, इंटरवल्स, डोमेन एंड रेंज। तो हम स्टार्टअप लेंगे फंक्शन से। फंक्शन को इंट्रोड्यूस किसने कराया था? ग्रोटिफाइड विलियम ने इंट्रोड्यूस कराया था। लेबनीज के थे, जर्मन थे वो। और अगर हमसे कोई कहे कि फंक्शन को एक लाइन में एक्सप्लेन करें तो वो किस तरह से करेंगे कि रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक, रिलेशन मीन ताल्लुक। और अकॉर्डिंग टू बुक अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो वो किस तरह से करेंगे? द रिलेशन आर कोरिस्पोंडेंस, द रिलेशन मीन के ताल्लुक, आर कोरिस्पोंडेंस मीन के मुताबिकत। कोरिस्पोंडेंस का मतलब है मुताबिकत, मतलब कि किसी का किसी के ऊपर इन्हिसार होना, किसी का किसी के ऊपर डिपेंडेड होना। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हम अपने टीचर्स पर डिपेंडेड हैं कि वो हमें पढ़ाएं। अगर वो हमें पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे। इसी तरह से चिल्ड्रंस जिस तरह से अपने फादर पर डिपेंडेड, पेरेंट्स पर डिपेंडेड होते हैं कि वो हमें स्कूल जाने के लिए खर्ची दें, इसी तरह से डॉटर जो है वो अपनी मदर पर डिपेंडेड है, सन अपने फादर पर डिपेंडेड है, वाइफ अपने हस्बैंड पर डिपेंडेड है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना कोरिस्पोंडेंस कहलाता है। इन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के दरमियान, यानी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान मुताबिकत, ताल्लुक। और दो वेरिएबल्स कौन से हैं? x एंड y। इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, कोई सी भी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने x का नाम दे दिया है कि कोई सी भी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने नाम दिया है y का, जो जिसको यूज करने के बाद हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की जो है वो एक यूनिक वैल्यू आ जाए। मैं आपको दोबारा फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि द रिलेशन, ताल्लुक, आर कोरिस्पोंडेंस, मुताबिकत इन बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के दरमियान जो कि x एंड y हैं, इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई सी भी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y, जिसकी वजह से हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई सी भी यूनिक वैल्यू आए। अच्छा, रिलेशन को समझ लेते हैं। रिलेशन भी वही है कि जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टूडेंट्स का अपने टीचर के साथ होता है। फैमिली में देखें तो चिल्ड्रंस का अपने पेरेंट्स पर होता है, चिल्ड्रंस अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, और जिस तरह से स्टूडेंट्स अपने टीचर पर डिपेंडेंट होते हैं। जो डिसीजन ले सकता है वो इंडिपेंडेंट है, और जो डिसीजन नहीं ले सकता वो है डिपेंडेंट। अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हम डिपेंड करते हैं ना अपने टीचर पर, क्योंकि टीचर डिसीजन ले सकते हैं, वो हमें पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम टीचर्स की तरफ देख रहे हैं, हम डिपेंडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। टीचर्स इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो डिसीजन ले सकते हैं, हम डिसीजन नहीं ले सकते। और इसको अगर मैथमेटिकली समझे तो वो क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिलेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 1। अच्छा, ये जो हमारे पास फॉर्म होगी इसे कहेंगे रिलेशन, और इसमें y हमारा क्या है? डिपेंडेंट है, और x हमारा इंडिपेंडेंट है। किस तरह से आगे जाकर इसको समझते हैं। लेट हमने x को किसके इक्वल ले लिया है? 2 के इक्वल, और इसको हम x की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू x की जगह पर क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि x हमारा किसके बराबर है? 2 के, तो x की जगह पर 2 आ जाएगा प्लस 1, एंड y इज इक्वल टू 3। दैट्स आवर आंसर। और अब हमारे पास क्या आ गया है? डिपेंडेंट वेरिएबल की एक यूनिक वैल्यू आ गई है। और अब अगर हम इसको डेफिनेशन से समझे तो वो किस तरह है? द रिलेशन आर कोरिस्पोंडेंस इन बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक या मुताबिकत, इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई सी भी एक वैल्यू, ईच वैल्यू कोई सी भी एक वैल्यू, चाहे 2 है, 5 है, 7 है, कोई सी भी वैल्यू होती, हमारे पास एक वैल्यू होती, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई सी भी यूनिक वैल्यू आ जाए तो वो हमारा क्या बन जाएगा? फंक्शन। सो दिस इज आवर फंक्शन। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं? तो फंक्शन की हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है। रिलेशन हु टेक जस्ट वन आंसर इज कॉल्ड फंक्शन। कोई सा भी रिलेशन जिसका सिर्फ एक आंसर आ जाए वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा फंक्शन हो जाएगा। हमारे पास एक यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, सीधी सी बात है, जो हमें डेफिनेशन में बताया गया था। अच्छा, मैंने कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो ली हुई हैं,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x एंड y इज इक्वल टू x माइनस 1। अच्छा, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा रिलेशन कहलाएगा। और ये भी इसी तरह हमारा रिलेशन होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू x माइनस 1। दीज ऑल आर कॉल्ड रिलेशन। अच्छा, हमें रिलेशन में से पता करना है कि ये वाले रिलेशन जो हैं वो फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन वो होगा जिसकी एक वैल्यू आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी। अगर एक से ज्यादा वैल्यूज आ जाती हैं तो वो हमारा फंक्शन नहीं कंसीडर होगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, फर्स्ट वाले को सॉल्व आउट करते हैं। y इज इक्वल टू x की जगह पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने लेट किया था, x इज इक्वल टू 5, x की जगह पर x की वैल्यू आ जाएगी 5, x के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर क्या होता है? y इज इक्वल टू 25 प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 26। हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y की एक यूनिक वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास जो आंसर है वो एक है ना, तो एक है, तो सो दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन। एक वैल्यू होगी तो वो हमारा फंक्शन होगा, हमारे पास आंसर में यूनिक वैल्यू आएगी। तो नेक्स्ट क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। अब हमारे पास जो वेरिएबल है उसके ऊपर स्क्वायर आ गया है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। x की जगह पर x की वैल्यू पुट आउट करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, x की जगह पर x की वैल्यू एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25। जब भी हमारे पास वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और 25 का स्क्वायर क्या होता है? 5। लेकिन जब भी स्क्वायर रूट को हम खत्म करते हैं क्या होता है? प्लस माइनस आता है। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो रहा है? दो आंसर आ रहे हैं, हमें एक चाहिए था। और हमारा फंक्शन वही होगा जो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी, एक आंसर आएगा। तो एक से ज्यादा आंसर आएंगे तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। सो दिस इज आवर नॉट फंक्शन। अच्छा, अब इसको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समझते हैं। द रिलेशन आर कोरेस्पोंडेंस इन बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक या मुताबिकत, इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, x की कोई सी भी एक वैल्यू, x की ये वाली जो हमने लेट की थी, कोई सी भी एक वैल्यू, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की एक यूनिक वैल्यू आए। यूनिक का मतलब होता है एक वैल्यू आए, तो वो हमारा फंक्शन होगा। अगर एक से ज्यादा वैल्यूज आ जाएं तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, हमारे पास तीसरी एग्जांपल क्या थी? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। एक्स की जगह पर x की वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 4। सो दिस इज आवर फंक्शन, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, यूनिक आंसर आ रहा है। अगर यहाँ पर इसी तरह दो आंसर आते तो वो हमारा फंक्शन नहीं होता। ओके व्यूअर्स, आगे क्या है? अच्छा, डोमेन। डोमेन का हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये फुल फॉर्म में आपको डेफिनेशन में इसकी नहीं बता रहा हूँ, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। डोमेन, द सेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सेट किसको अप्रोच करता है? डोमेन को। और द सेट ऑफ वाई इज कॉल्ड रेंज, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल का सेट है वो किसको अप्रोच कर रहा है? रेंज को कर रहा है। यानी कि जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो क्या है? डोमेन है। और जो हमारे डिपेंडेंट है वो रेंज है, इंडिपेंडेंट डोमेन है। अब अगर इसको हम एक डायग्राम से समझे तो किस तरह से समझेंगे? ये बहुत ही फेमस डायग्राम है। डोमेन इज इक्वल टू फंक्शन, और जो चीज़ हमें हासिल हो रही है वो क्या है? रेंज है। हम डोमेन इंसर्ट कर रहे हैं और डोमेन फंक्शन के बाद जो चीज़ हमें हासिल हो रही है वो रेंज हो रही है। यानी कि डोमेन डिसाइड कर रही है कि हमारे पास रेंज क्या आ रही है। किस तरह से? कि अगर हम एक प्रिंटर मशीन में प्रिंट डालते हैं, और ये फॉर एग्जांपल प्रिंटर है, ये हम प्रिंट डाल रहे हैं और हमें एक सॉफ्ट कॉपी चाहिए इसकी, और हार्ड कॉपी चाहिए इसकी, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास? ये ऐड करेंगे तो वो आएगी ना। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक कॉपी डालेंगे तो हमारे पास प्रिंटेड कॉपी आएगी प्रिंटर मशीन के बाद। तो यानी कि हमारी जो सबसे पहले प्रिंटेड कॉपी है, नॉन प्रिंटेड कॉपी, वो डिसाइड कर रही है कि हमारे पास प्रिंटेड कॉपी आएगी। इसी तरह से हम इनपुट इंसर्ट करेंगे फंक्शन के बाद हमारे पास आउटपुट आएगी। इनपुट इंसर्ट करेंगे तो आएगी ना। इनपुट जो है वो डिसाइड कर रही है, अगर इनपुट नहीं करेंगे तो आउटपुट कैसे आएगी? इसी तरह से फॉर एग्जांपल ये एक जूसर मशीन है, तो इसमें अगर हम एक एप्पल इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास एप्पल का जूस आएगा।
ऐसा तो नहीं कि एप्पल इंसर्ट करने के बाद हमारे पास मैंगो का या बनाना का जूस आएगा। अभी यहाँ पर एप्पल डिसाइड कर रहा है कि उसके किसका जूस आएगा, इसलिए ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। बनाना डिपेंडेंट है, बनाना का जूस डिपेंडेंट है बनाना पर, और डोमेन क्या हुई हमारी, इंडिपेंडेंट हुई, और रेंज हमारी क्या हुई, डिपेंडेंट हुई। ओके व्यूअर्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरवल्स के बारे में, और मैंने पहले ही लिखा हुआ है कि इंटरवल्स फॉर -5 to +5। अच्छा, इंटरवल्स की 3 फॉर्म है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल। अच्छा, ये जो मैंने -5 to +5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमने -5 से लेकर +5 तक जाना है, यानी कि -5 से लेकर +5 तक इंक्लूडेड है, अदरवाइज जितनी भी इंटीजर है वो इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा व्यूअर्स, आपने बचपन में एक चीज़ पढ़ी होगी नंबर लाइन के बारे में, मैंने पहले ही ड्रॉ किया हुआ है नंबर लाइन को। नंबर लाइन के सेंटर में हमेशा 0 हुआ करता था, और इसके राइट साइड पर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट साइड पर हमेशा नेगेटिव इंटीजर हुआ करते थे। और लेफ्ट साइड पर -∞ सबसे लास्ट में मैंने लिखा हुआ है, और राइट साइड पर लास्ट में मैंने पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखा हुआ है। मतलब इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट है। अच्छा, रियल नंबर जितने भी होते हैं ना, ये इनफाइनाइट होते हैं। रियल नंबर फॉर एग्जांपल ये 100 है, 1000 है, 1 मिलियन है, 10 मिलियन है, 1 बिलियन है, 10 बिलियन है, यानी कि इनफाइनाइट हैं, ये चलते जा रहे हैं। इसी तरह से ये नेगेटिव की तरफ भी इसी तरह चलते जा रहे हैं, ये इनफाइनाइट हैं। लेकिन आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है कि रियल नंबर में इन्फिनिटी ऐड नहीं होगी, ना तो -∞ ऐड होगी और ना ही पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूडेड होगी। हम ये छोटी ब्रैकेट इसीलिए लगाते हैं ना कि कोई भी चीज़ जो हमने इंक्लूड ना करनी हो तो उसके लिए हम ये छोटी ब्रैकेट लगाते हैं, इसे ब्रेसेस भी कहते हैं। ओके व्यूअर्स, अब हम ओपन इंटरवल के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने अभी अभी ये कहा है कि ये वाली छोटी ब्रैकेट हम इसलिए लगाते हैं जब हम किसी चीज़ को, किसी नंबर को इंक्लूड ना करें। यहाँ पर वही हमारे सामने आ गई चीज़ के छोटी ब्रैकेट हमने यूज़ की हुई है, इसको ब्रेसेस कहते हैं। लेकिन हम लोगों का ये बचपन से कॉन्सेप्ट बन गया है कि ये छोटी ब्रैकेट है, लेकिन इसका जो सही नाम है वो है ब्रेसेस। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर, छोटी ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है वो इंक्लूडेड नहीं है, उससे आगे वाला नंबर इंक्लूडेड है। अगर वो इस तरफ हो तो, और दूसरी तरफ कॉमा के बाद हो तो उसका मतलब ये है कि ये वाला नंबर इंक्लूडेड नहीं है, इससे पीछे वाला इंक्लूडेड है। किस तरह, इस तरफ ये छोटी ब्रैकेट का मतलब ये है कि -6 है, लेकिन हमने जाना कहाँ था, -5 to +5 जाना था ना, -5 से लेकर +5 की तरफ हमने जाना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -5 जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। -5 से पिछली वाली वैल्यू जो है इसमें जो है -6 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, -5 इंक्लूडेड है। -5 to +5, -6 से आगे वाली वैल्यू जो है -5 वो इंक्लूडेड है, और इसी तरह से +5 जो है वो हमने इंक्लूड करना है। लेकिन यहाँ पर +6 है, इसका मतलब क्या हुआ कि +6 इंक्लूडेड नहीं है, इससे पीछे वाली वैल्यू +5 इंक्लूडेड है। अगर हमें कोई कहे कि आपके पास 5 to 9 तक आप हमें एक ओपन इंटरवल बनाकर दिखाएं, तो किस तरह से बनाकर दिखाएंगे कि छोटी ब्रैकेट लगा लेंगे, सॉरी फॉर दिस। अच्छा, छोटी ब्रैकेट लगा देंगे, 5 से आगे वाली वैल्यू हम ऐड कर लेंगे, 5 से पीछे वाली वैल्यू ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 क्या है, 4 से आगे वाली वैल्यू जो है इंक्लूडेड है, यानी कि 5 इंक्लूडेड है, 4 इंक्लूडेड नहीं है। और कोमा यहाँ पर 10 लिख देंगे, इसका मतलब क्या है कि 10 से पीछे वाली वैल्यू इंक्लूडेड है, 10 इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने बचपन में ये बड़ी ब्रैकेट के बारे में पढ़ा होगा कि बड़ी ब्रैकेट क्या होती है और ये किस लिए यूज़ होती है। बड़ी ब्रैकेट का मतलब ये होता है, अगर ये दोनों तरफ से क्लोज होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये क्लोज है, और अगर इसका मुंह दूसरी तरफ हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्लूडेड नहीं है। अगर इसका मुंह ये अंदर की तरफ है ना, तो इसका मतलब है कि जो इसके अंदर नंबर आ रहा है वो इंक्लूडेड है। लेकिन अगर ये इसका मुंह दूसरी तरफ हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंक्लूडेड नहीं है।
यही चीज ऊपर अप्लाई हुई है कि -6 जो है इसमें ब्रैकेट का मुंह दूसरी तरफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -6 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। -6 से आगे वाली वैल्यू -5 इंक्लूडेड है। और वहां पर आगे देखें तो बड़ी ब्रैकेट का मुंह दूसरी तरफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि +6 इंक्लूडेड नहीं है, इससे पीछे वाली वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड है। अच्छा, अगर इसी को हम सेट बिल्डर नोटेशन में समझे तो किस तरह से समझेंगे कि -6 इज लेसर देन x एंड +6 इज ग्रेटर देन x बट नॉट इक्वल। यानी कि -6 जो है वो x से छोटा है लेकिन बराबर नहीं है, और इसी तरह से ही +6 जो है वो भी x से बड़ा है लेकिन बराबर नहीं है। यानी कि -6 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, इससे पीछे वाली वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड है, -5 इंक्लूडेड है इससे जो आगे वाली वैल्यू है। और यहाँ पर भी +6 इंक्लूडेड नहीं है, इससे पीछे वाली वैल्यू जो है वो +5 इंक्लूडेड है, और हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। ओके व्यूअर्स, अब क्लोज इंटरवल के बारे में पढ़ते हैं। क्लोज इंटरवल मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़ी ब्रैकेट का मुंह अगर अंदर की तरफ हो तो इसका मतलब क्या होता है कि ये क्लोज है, ये नंबर्स को क्लोज कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि हमने जाना कहाँ तक था, -5 से लेकर +5 तक जाना था ना। तो -5 से लेकर +5 तक जाना है, तो -5 को हमने सबसे पहले क्या किया है, इंक्लूड कर लिया है, और जाना कहाँ तक है, +5 तक जाना है, तो +5 को भी इंक्लूड कर लिया है, और ये दोनों तरफ से क्या हो गया, क्लोज हो गया है। इसका मतलब हुआ क्लोज इंटरवल। अच्छा, अगर इसे हम सेट बिल्डर नोटेशन में समझे तो किस तरह से समझेंगे कि -5 इज लेसर एंड इक्वल देन x एंड +5 इज ग्रेटर एंड इक्वल देन x। यानी कि जो हमारा -5 है वो छोटे भी है लेकिन बराबर भी है x के, और जो +5 है वो बड़े की तरफ जा रहा है लेकिन बराबर है x के। मतलब कि -5 भी इंक्लूडेड है और +5 भी इंक्लूडेड है, और ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। अच्छा, इससे आगे कौन सा है, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। अच्छा, नाम से जाहिर है कि सेमी क्लोज का मतलब ये हुआ कि आधा बंद, और सेमी ओपन का मतलब ये हुआ कि आधा खुला। अच्छा, सेमी क्लोज और सेमी ओपन हम ऊपर ओपन इंटरवल भी कर चुके हैं और क्लोज इंटरवल भी कर चुके हैं, इसलिए हमारे लिए ये सॉल्व आउट करना बहुत ही इजी होगा। अगर हम किसी भी चीज को क्लोज करते हैं तो कौन से साइन यूज करते होते हैं, एक बड़ी ब्रैकेट। अगर इसका मुंह अंदर की तरफ है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लोज है, ये दोनों तरफ से अंदर की तरफ ये क्या हुआ, क्लोज हुआ। लेकिन अगर हम छोटी ब्रैकेट यानी कि ब्रेसेस यूज करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये ओपन है। और अगर हम बड़ी ब्रैकेट का मुंह दूसरी तरफ कर देते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी ओपन है, ये भी इंक्लूड नहीं करता। हमने जाना कहां तक था, -5 से लेकर +5 तक जाना था, और सबसे पहले हमने यहाँ पर -5 को इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि -5 हमारा इंक्लूड होगा, क्योंकि -5 हमारा इंक्लूडेड है। हमने -5 से लेकर आगे जाना था, और आगे हमने +5 तक जाना था ना, लेकिन यहाँ पर +6 है और हमने छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि +6 इंक्लूडेड नहीं है, इससे पीछे वाली वैल्यू +5 इंक्लूडेड है। अब ये सारी इक्वेशन क्या बन गई, ये सेमी क्लोज है यानी कि आधा बंद है, और सेमी ओपन यानी कि आधा खुला हुआ है, यहां से खुला हुआ है, सेमी ओपन है। इसी तरह से एक दूसरा तरीका है कि -6 मैंने अभी आपको बताया कि अगर बड़ी ब्रैकेट का मुंह दूसरी तरफ हो तो उसका मतलब भी क्या होता है कि ये इंक्लूड नहीं है, -6 इंक्लूड नहीं है, इससे आगे वाली वैल्यू -5 इंक्लूडेड है। क्योंकि ब्रैकेट का मुंह दूसरी तरफ है बड़ी ब्रैकेट का, तो इसका मतलब यही होता है कि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, इससे आगे वाली होगी, कॉमा। और हमने जाना कहाँ तक था, +5 तक जाना था ना, तो +5 हमारा क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। और बड़ी ब्रैकेट का मुंह अगर बंद हो, अंदर की तरफ हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा ये वाला नंबर क्या है, इंक्लूडेड है। ओके व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरवल्स वाला टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप वीडियो को पीछे देखकर आप उसे देख सकते हैं।
प्रैक्टिस करें। ये इंटरवल्स वाले जो टॉपिक है ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अब हम पढ़ेंगे हमारे थर्ड टॉपिक डोमेन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसे गौर से पढ़ना है और देखना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करेंगे। द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x इन विच f of x से मुराद फंक्शन इज़ डेफिनेट, यानी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करें और हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। यानी हमने डेफिनेट वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करना है, अनडिफाइंड वैल्यूज़ को निकाल देना है और डेफिनेट वैल्यूज़ को टैग कर लेना है। अच्छा, इस डायग्राम के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम डोमेन फंक्शन में पुट कर रहे हैं और जो चीज़ हमें हासिल हो रही है वो रेंज है, लेकिन जो डोमेन हम एंटर कर रहे हैं ना, वो डोमेन हमने बतानी है कि वो कौन कौन सी हो सकती है। मैं आपको साथ साथ एग्जांपल्स के साथ साथ डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ। हम एग्जांपल्स पर जंप करेंगे। हमें जो पहली एग्जांपल दी गई है वो क्या है, f of x इज इक्वल टू 1 ओवर x। अच्छा, हम कौन सी वैल्यू लें कि हमारे पास जो अंडर रूट में ज़ीरो आ जाए, यानी कि हमारी वैल्यू अनडिफाइंड आ जाए। सो दैट्स इजी कि x की जगह पर अगर हम ज़ीरो लेंगे तो हमारे पास बटे में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो x की जगह पर ज़ीरो लेंगे, f of 0 इज इक्वल टू 1 ओवर 0 विच इज़ अनडिफाइंड। जब भी किसी चीज़ के नीचे ज़ीरो डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाती है हमारी वैल्यू। सो हमारी डोमेन क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स विदाउट ज़ीरो। अच्छा, डोमेन क्या होती है, डोमेन के बारे में आपको बताता हूँ कि डोमेन का मतलब ये है कि जो हमारे रियल नंबर्स हैं उसमें से माइनस कर दो उस वैल्यू को जो हमारे डिनोमिनेटर में, जो हमारे बर्थडे में ज़ीरो लेकर आ रही है। यहाँ पर कौन सी वैल्यू ज़ीरो लेकर आ रही है, यहाँ पर खुद ज़ीरो लेकर आ रहा है। सो हमने क्या करना था, हमने डेफिनेट वैल्यूज़ को टैग करना था। तो सारे रियल नंबर्स डेफिनेट है। रियल नंबर्स तो आप जानते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि सारे रियल नंबर्स डेफिनेट हैं विदाउट ज़ीरो के। यानी कि ज़ीरो पुट करने से हमारे फ्रैक्शन में क्या आया है, ज़ीरो आया है ना, डिनोमिनेटर में ज़ीरो आया है। सो ज़ीरो के अलावा सारे रियल नंबर्स क्या हैं, हमारी डोमेन है, ऑल द रियल नंबर्स विदाउट ज़ीरो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डोमेन लिखते वक्त मिस्टेक करते हैं। मैंने पहले से ही रीड आउट किया हुआ है। डोमेन लिखते वक्त क्या करते हैं, ऑल द रियल नंबर्स में से जस्ट वन नंबर को माइनस कर देते हैं। जस्ट ज़ीरो को माइनस नहीं करना, ज़ीरो इज़ अ जस्ट वन नंबर, या इसकी जगह पर कोई और भी नंबर हो, आपने एक नंबर को माइनस नहीं करना। रियल नंबर्स पूरे सेट है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक रियल नंबर्स पूरा एक सेट है। आपने इसमें से एक सेट को ही माइनस करना है। यानी इस तरह से दिस वे ऑफ राइटिंग इज़ रॉन्ग एंड दिस वे ऑफ राइटिंग इज़ राइट, कि आप एक पूरा सेट माइनस कर सकते हैं। रियल नंबर्स में से आपने कोई भी डिजिट लिखना है, कोई भी नंबर लिखना है, उसके साथ ब्रैकेट मस्ट भी इम्पोर्टेंट है कि हम पूरा सेट माइनस कर रहे हैं। सो दैट इज़ डोमेन। आपका आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ तो और एग्जांपल्स को हम सॉल्व आउट करेंगे तो बेटर वे में हो जाएगा। अच्छा, जो दूसरी एग्जांपल है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 2। अच्छा, यहाँ पर कौन सी वैल्यू हम पुट करें, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा। सो इजी है कि यहाँ पर हम -2 पुट करें तो हमारे डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा। f ऑफ x की जगह पर f ऑफ -2 इज इक्वल टू 1 ओवर x की जगह पर -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 क्या होता है, ज़ीरो हो जाएगा। 1 ओवर 0 विच इज़ अनडिफाइंड। सो हमारी डोमेन क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स विदाउट उस नंबर के जो हमारे डिनोमिनेटर में पुट करने से क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। जब भी किसी चीज़ के नीचे ज़ीरो आ जाए ना फ्रैक्शन में, तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। सो हम उस वैल्यू को निकाल देंगे जो हमारे डिनोमिनेटर में ज़ीरो लेकर आ रही है। सो ऑल द रियल नंबर्स विदाउट -2 को छोड़कर सारे रियल नंबर्स क्या हैं, डेफिनेट हैं। और -2 पुट करने से क्या आ रहा है, हमारी वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। सो -2 अनडिफाइंड वैल्यू है और -2 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं ना वो सारे डेफिनेट हैं। सो हमारी डोमेन क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स विदाउट -2। अच्छा, जो हमारे पास तीसरी एग्जांपल है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर -x प्लस 1।
यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। हम x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। x की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस एज इट इज x की जगह पर 1 आ जाएगा प्लस 1, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर -1 प्लस 1, और -1 प्लस 1 क्या होता है, 0 होता है ना। सो 1 ओवर 0 विच इज एक्चुअली अनडिफाइंड। हमारी डोमेन क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स विदाउट 1, के 1 को छोड़कर सारे रियल नंबर्स क्या हैं, एक्सेप्टेबल हैं, डेफिनेट हैं, और 1 क्या है, अनडिफाइंड है। ऑल द रियल नंबर्स विदाउट 1 के अलावा सारे रियल नंबर्स डेफिनेट हैं। फोर्थ एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 2x प्लस 11। अच्छा, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में इस तरह की वैल्यू आ जाए 2x प्लस 11 जैसे यहाँ पर आई हुई है, जोन सी भी वैल्यू आ जाए, जिस तरह की भी आ जाए, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, जिस तरह की भी हो, आपने क्या करना है, उसे लेट कर लेना है 0 के इक्वल। जैसे कि ये हमारी वैल्यू है ना, तो इसे हमने क्या किया है, 0 के इक्वल लेट कर लिया है। 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 2x एज इट इज, प्लस का 11 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 11 हो जाएगा। 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, -11 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -11 ओवर 2। हमारी डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल द रियल नंबर्स विदाउट -11 ओवर 2। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, हमारी डोमेन डायरेक्टली कैसे आ गई, -11 ओवर 2 हमारी कैसे अनडिफाइंड वैल्यू हो सकती है। सो हम इसे क्या करेंगे, x की जगह पर पुट करके देखेंगे। 1 ओवर 2 x की जगह पर क्या करेंगे, -11 ओवर 2 को पुट कर देंगे, प्लस 11, 2 से कैंसल, 1 ओवर -11 प्लस 11, -11 और प्लस 11 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 ओवर 0 विच इज़ एक्चुअली अनडिफाइंड। सो -11 ओवर 0 पुट करने से क्या हुआ है, हमारी फ्रैक्शन में 0 आ गया है, अनडिफाइंड आ गया है। सो -11 ओवर 2 को छोड़कर सारे रियल नंबर्स डेफिनेट हैं, और ऑल द रियल नंबर्स विदाउट -11 ओवर 2 क्या है, हमारी डोमेन है। ओके व्यूअर्स, अच्छा, अब हम डोमेन को अकॉर्डिंग टू इंटरवल्स समझेंगे, डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरवल्स। तो मैंने वही एग्जांपल टेक कर लिए जो मैं आपको डोमेन के बारे में एक्सप्लेन करते वक्त जो मैंने यूज़ की थी, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x। यहाँ पर कौन सी वैल्यू हम टेक करेंगे तो हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। x की जगह पर हम 0 टेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर 0 विच इज़ एक्चुअली अनडिफाइंड। तो हमारी डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल द रियल नंबर्स विदाउट 0। अच्छा, हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं ये किसके बराबर होते हैं, ऑल द रियल नंबर्स बराबर होते हैं -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक होते हैं ना। तो उसे मैंने एक सेट की शक्ल में लिख लिया है। माइनस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, माइनस, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है, नंबर लाइन से इसे समझेंगे। हम कहाँ तक जा रहे हैं, -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक जा रहे हैं, और 0 को इंक्लूड नहीं करना, 0 को छोड़ते हुए आगे +इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। सो -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, और 0 को इंक्लूड नहीं करना। 0 की वजह से हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है ना, तो 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। सेंटर में यूनियन, फिर 0 से आगे जा रहे हैं +इन्फिनिटी तक, और 0 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि 0 की वजह से हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, और आगे हम +इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ओके व्यूअर्स, दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग अकॉर्डिंग टू इंटरवल्स, कि हम डोमेन को इस तरह से अकॉर्डिंग टू इंटरवल्स शो। ओके व्यूअर्स, अब हम उन एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं जो हमें बुक में दी गई हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1। अच्छा, मैंने आपको बताया जब भी हमारी फ्रैक्शन में या डिनोमिनेटर में इस तरह की वैल्यू आ जाए, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, तो हम क्या करेंगे, उससे 0 की इक्वल लेट कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने लेट कर लिया है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस का 1 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -1। सो x की जगह पर हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। f ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 ओवर x की जगह पर -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 विच इज़ 0, 1 ओवर 0
विच इज़ एक्चुअली अनडिफाइंड। जब भी किसी चीज़ के नीचे 0 डिवाइड होता है तो वो क्या आ जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। सो हमारी डोमेन क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स विदाउट -1, क्योंकि -1 पुट करने से हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ गया है। अच्छा, हमारे रियल नंबर्स किसके इक्वल होते हैं, -∞ टू +∞, और हम माइनस क्या कर रहे हैं, -1 को। अच्छा, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है, हम -∞ से -1 तक जाएंगे और -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, -1 को छोड़ते हुए आगे +∞ तक जाएंगे। क्या करेंगे, -∞ से लेकर -1 तक जाएंगे, -∞ टू -1, -∞ को भी इंक्लूड नहीं करना और -1 तक जाना है, और -1 को भी इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि -1 पुट करने से हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। सेंटर में हमेशा यूनियन, और -1 को इंक्लूड नहीं करना, -1 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और पॉजिटिव इन्फिनिटी को भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, जो दूसरे नंबर पर एग्जांपल दी गई है वो है f(x) = 1/x² - 16। अच्छा, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक वैल्यू आ गई है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू आई है इसे हम 0 के इक्वल लेट कर लेंगे। x² - 16 = 0, x² -16 दूसरी तरफ आकर +16 हो जाएगा। और जब भी हमारे वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। x = 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। सो जब भी हम अंडर रूट ख़त्म करते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस आ जाता है, +-4। अब हमारे पास x के दो आंसर आ रहे हैं, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। यानी अगर हम यहाँ पर माइनस का 4 पुट करेंगे तो स्क्वायर क्या करेगा, माइनस को प्लस कर देगा, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, +16 -16 1/0 हो जाएगा, विच इज़ एक्चुअली अनडिफाइंड हो जाएगा। और अगर यहाँ पर प्लस का 4 भी पुट करेंगे तो तब भी वही होगा। सो मैंने नंबर लाइन पहले ही ड्रॉ की हुई है, -∞ से जाएंगे -4 तक, और -4 को भी इंक्लूड नहीं करना, और -4 से फिर 4 तक, दोनों को -4 को भी इंक्लूड नहीं करना, +4 को भी। यानी यहाँ से इन दोनों में से जो सा भी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और फिर +4 से आगे +∞ तक। सबसे पहले तो हमारी डोमेन क्या आएगी, ऑल द रियल नंबर्स विदाउट -4 एंड +4, यानी कि -4 और +4 को छोड़कर सारे रियल नंबर्स हमारी डोमेन है। और रियल नंबर्स किसके इक्वल होते हैं, -∞ से लेकर +∞ के, और माइनस कर रहे हैं -4 एंड +4। अच्छा, हमारे अकॉर्डिंग टू इंटरवल्स डोमेन क्या आएगी, -∞ से लेकर -4 तक हम जा रहे हैं, -∞ को भी इंक्लूड नहीं करना और -4 को भी इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि -4 पुट करेंगे तो हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। सेंटर में हमेशा यूनियन, फिर -4 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, और आगे हम 4 तक जा रहे हैं और 4 को भी इंक्लूड नहीं करना, और सेंटर में फिर यूनियन, फिर 4 को इंक्लूड नहीं करना, और सीधा जा रहे हैं हम +∞ तक, और +∞ को भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग अकॉर्डिंग टू इंटरवल्स। थर्ड एग्जांपल क्या है, f(x) = √x। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, √x आ गया है। अब क्या करेंगे, जब भी आपने एक बात याद रखनी है, अंडर आ जाए और अंडर रूट के अंदर हम 0 तो लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता ना। एक तो ये रूल है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, लेकिन अंडर रूट में 0 आ सकता है। 0 इज़ राइट अकॉर्डिंग टू अंडर रूट, लेकिन अंडर रूट में माइनस वैल्यू नहीं आ सकती। अगर आप अंडर रूट में माइनस वैल्यू लिखेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। सो हम अंडर रूट में माइनस वैल्यू नहीं ले सकते हैं, माइनस वैल्यू कोई भी नहीं आनी चाहिए। -∞ से लेकर -1 तक हम कोई भी वैल्यू इंक्लूड नहीं कर सकते। मैंने नंबर लाइन पहले से ही ड्रॉ की हुई है, -∞ से लेकर -1 तक कोई भी वैल्यू इंक्लूड नहीं कर सकते, और हम 0 को इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि 0 हमारा वैलिड है। अंडर रूट में 0 हमारा वैलिड है, 0 को इंक्लूड करेंगे और +∞ तक जहाँ तक जाते जाएं हम कोई सा भी वैल्यू पॉजिटिव का इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन माइनस का कोई सा भी नंबर जो है वो अंडर रूट में नहीं आ सकता। सो मैंने डोमेन नोट की हुई है कि 0 हमारा इंक्लूडेड है और हमने आगे +∞ तक जाना है, और +∞ हमारी इंक्लूडेड नहीं होगी। 0 हमारा इंक्लूडेड होगा, 0 अंडर रूट में आ सकता है। डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं लिख सकते, लेकिन अंडर रूट में 0 लिख सकते हैं। अंडर रूट में 0 हमारा एक्सेप्टेबल है, इंक्लूडेड है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारा जो 0 है वो अनएक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि
पहले तो हम इस तरह डोमेन लिखा करते थे कि ऑल द रियल नंबर्स विदाउट -4 + 4 जैसे ऊपर हुआ है, तो हमने यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया। वैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ तो है ऑल द रियल नंबर्स विदाउट -∞ to -1, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंटरवल्स इसे सॉल्व आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। मुश्किल नामुमकिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन मुश्किल हो जाता। सो बेटर ये है कि हम वैसे भी इंटरवल्स को समझ तो गए हैं, तो क्यों ना हम डायरेक्टली इसे सॉल्व आउट कर लें। अगर हम उस तरह से करते तो थोड़ा लेंथी हो जाता, तो बेटर ये है कि हम इसे डायरेक्टली सॉल्व आउट कर लें। माइनस के कोई भी नंबर जो है वो अंडर रूट में वैलिड नहीं होगा। ज़ीरो इंक्लूड कर सकते हैं हम, ज़ीरो हमारा इंक्लूडेड है। हम जानते हैं कि जब भी बड़ी ब्रैकेट का मुंह अंदर की तरफ होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं, और जब भी छोटी ब्रैकेट का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, इससे पीछे वाली वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड है। अच्छा, जो बाकी की एग्जांपल्स रह गई हैं उसे सॉल्व आउट करते हैं। फोर्थ एग्जांपल है f of x इज इक्वल टू 1/√x। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर में ज़ीरो भी नहीं आना चाहिए, और ये भी हम जानते हैं कि हमारे जो अंडर रूट है इसके अंदर माइनस वैल्यू भी नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू भी नहीं आनी चाहिए। बहुत ही सिंपल है क्योंकि हम डिनोमिनेटर वाला भी पहले से ही सॉल्व आउट कर चुके हैं और अंडर रूट वाला भी सॉल्व आउट कर चुके हैं। सो अभी हमें आइडिया हो गया है कि हमने इसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो नंबर लाइन मैंने पहले से ही ड्रॉ की हुई है, -∞ to +∞, और माइनस का कोई भी नंबर हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ गया है, अंडर रूट आ गया है। और डिनोमिनेटर में जब अंडर रूट आ गया है तो यहाँ पर हम कोई भी माइनस की वैल्यू नहीं पुट कर सकते। जब भी कोई माइनस की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि अब ये बटे में भी है, फ्रैक्शन में भी है, तो हम डिनोमिनेटर में ज़ीरो भी पुट नहीं कर सकते, हमारा ज़ीरो भी इंक्लूड नहीं हो सकता। सो हमारी डोमेन क्या आ जाएगी, या हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं क्योंकि माइनस की कोई भी वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है डिनोमिनेटर में और अंडर रूट में, और डिनोमिनेटर में ज़ीरो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हमारी डोमेन क्या आ जाएगी, हम ज़ीरो से आगे जा रहे हैं +∞ की तरफ, लेकिन हमारा जो ज़ीरो है वो इंक्लूडेड नहीं है, इससे आगे वाली वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड है। और आगे हम जा रहे हैं +∞ तक, और +∞ भी क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, इससे पीछे वाली वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड है। अकॉर्डिंग टू इंटरवल्स यही था ना कि या इस तरफ अगर छोटी ब्रैकेट आ जाए तो ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती, इससे आगे वाली होती है, और इस तरफ आ जाए तो ये वाली इंक्लूडेड नहीं होती, पीछे वाली इंक्लूडेड होती है। सो हमने ज़ीरो को भी इंक्लूड नहीं करना और ज़ीरो से आगे जाना है +∞ तक, और +∞ भी हमारी इंक्लूड नहीं हो सकती। फिफ्थ एग्जांपल है x + 9 √x + 9। अच्छा, जब भी हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाए √x + 9 लीनियर वैल्यू है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ज़ीरो की इक्वल लेट कर लेंगे, x + 9 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -9। अच्छा, यहाँ पर अगर हम -9 पुट करेंगे, x की जगह पर -9 पुट करेंगे, यहाँ पर मैंने किया हुआ है -9 अंडर रूट -9 + 9, तो हमारे अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। सो 0 क्या है, हमारा अंडर रूट में एक्सेप्टेबल है, 0 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर माइनस वैल्यू नहीं आ सकती। अगर यहीं पर हम -9 की जगह -10 कर दें तो -10 + 9, यहाँ पर -10 आ जाए और यहाँ पर +9 आ जाए तो हमारे अंडर रूट में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना। सो माइनस वैल्यू हमारे अंडर रूट में वैलिड नहीं है, माइनस वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे अंडर रूट में। 0 तो आ सकता है, और 0 से आगे प्लस की जितनी भी +∞ तक वैल्यूज़ हैं वो सारी एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन माइनस की कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। सो यहाँ पर अगर हम -9 की जगह -10 पुट करेंगे, -11 पुट करेंगे, -12 पुट करेंगे, तो हमारे पास जितने भी आंसर आएंगे वो नेगेटिव में आएंगे। सो हमने -9 से पॉजिटिव की तरफ जाना है, नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना। -9 से, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है, -9 से लेकर मैंने -∞ से +∞ तक की हुई है ना, तो -9 से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल -9 हमने ऐड किया है तो 0 आया है, माइनस ऐड करते तो यहाँ पर क्या आता, +1 आता ना, -7 करते +2 आता, और इसी तरह से यहाँ पर ऐड करते प्लस का 1 करते, यहाँ पर ऐड करते तो प्लस का 10 आता। यानी कि हम जितना पॉजिटिव की तरफ जाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, माइनस से ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम -9 से पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, -10 पुट करने से -1 आएगा, -11 पुट करने से -2 आएगा। इसी तरह से हमने क्या करना है, -9 से ऊपर की तरफ जाना है,
डोमेन हमारी क्या आ जाएगी -9 और -9 इंक्लूडेड है, क्योंकि -9 पुट करने से क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना, तो -9 हमारा क्या होगा इंक्लूडेड होगा। और हमने कहाँ तक जाना है प्लस इन्फिनिटी तक जाना है, और प्लस इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे। छोटी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, इससे पीछे वाली वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड है। और बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू हम लिख रहे हैं वो इंक्लूडेड है, वो वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल है। -9 क्या है यहाँ पर पुट करने से हमारे पास अंडर रूट में 0 आ रहा है, विच इज़ एक्सेप्टेबल, विच इज़ डेफिनेट। अंडर रूट में हमारा जो 0 आ जाए वो क्या होता है डेफिनेट हो जाता है, और फ्रैक्शन में आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। फ्रैक्शन में 0 नहीं आना चाहिए, अंडर रूट में 0 क्या है वैलिड है। 6th एग्जांपल हमारी क्या है 9 - x, और जब भी हमारे पास लीनियर वैल्यू आ जाए क्या करते हैं 0 की इक्वल लेट करते हैं, माइनस का x दूसरी तरफ जाकर प्लस का x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9। अच्छा प्लस का 9 आया है, x की जगह पर अगर हम प्लस का 9 पुट करेंगे, x की जगह पर यहाँ पर है x की जगह पर हम प्लस का 9 पुट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 - 9 विच इज अंडर रूट 0। सो प्लस का 9 तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर यहाँ पर हम +10 लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर +10 आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। इसी तरह से +11 लिखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा -2 आ जाएगी, +12 लिखें तो क्या हो जाएगा +3 आ जाएगी, -3 आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर +9 की जगह पर +8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का माना आ जाएगा, +7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आते जाएंगे पॉजिटिव में आते जाएंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम -9 का ऐड करते हैं, माइनस का 9 ऐड करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो हमारे पास क्या आ जाता +18 आ जाता, विच इज करेक्ट, विच इज डेफिनेट। अंडर रूट में पॉजिटिव वैल्यूज आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है -∞ टू +∞, और +9 से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं कि हम +9 से नीचे की जोन से भी वैल्यू पुट करेंगे ना हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर हम +9 से ऊपर की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस की तरफ करेंगे, +10 करेंगे तो माइनस का माना आ जाएगा, +11 करेंगे तो -2 आ जाएगा, +12 करेंगे तो -3 आ जाएगा। लेकिन अगर यही हम नीचे की तरफ जाएंगे, +8 करेंगे तो प्लस का माना आ जाएगा, +7 करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, +6 करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। यानी कि नीचे की तरफ जाते जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल नेगेटिव वैल्यूज भी पुट करेंगे ना, यहाँ पर -1 पुट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 अंडर रूट में आ जाएगा। सो हमने क्या करना है, +9 से नीचे की तरफ जाना है। सो हमारी डोमेन क्या होगी, -∞ से ऊपर हम जा रहे हैं और +9 हमारा इंक्लूडेड होगा। -∞ हमारा इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि -∞ इंक्लूडेड नहीं है, इससे आगे वाली वैल्यू इंक्लूडेड है छोटी ब्रैकेट का। और हम कहाँ तक जा रहे हैं, +9 तक जा रहे हैं ना, तो +9 हमारा इंक्लूडेड होगा, क्योंकि +9 पुट करने से हमारे अंडर रूट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, विच इज़ डेफिनेट। ओके व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डोमेन वाला लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप लोगों ने इस पर फोकस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे लास्ट टॉपिक रेंज के बारे में, इम्पोर्टेंट है, आप गौर कीजिएगा इस पर। अच्छा, इस डायग्राम के बारे में मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, अभी तक आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि डोमेन हम इंसर्ट कर रहे हैं फंक्शन में, और जो चीज़ हमें हासिल हो रही है ना वो रेंज है। इसलिए डोमेन हमारी क्या है, इनपुट है, और जो हमें रेंज हासिल हो रही है वो क्या है, आउटपुट है। और वीडियो के स्टार्टअप में फंक्शन वाले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, दो डेफिनेशंस हैं डोमेन एंड रेंज की, और मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। लेकिन अब वही चीज़ें हमें काम आने वाली हैं। डोमेन, द सेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन। द सेट ऑफ एक्स मतलब एक्स क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डोमेन क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक सेट है। और रेंज क्या है, द सेट ऑफ वाई इज कॉल्ड रेंज। वाई हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि रेंज हमारी क्या है, डिपेंडेंट है। रेंज डिपेंड कर रही है ना इनपुट पर ना, रेंज हमारी क्या है, आउटपुट है, तो रेंज डिपेंड कर रही है डोमेन पर। और इसी चीज़ को, रेंज हमारी क्या है, वाई है ना, वाई इज कॉल्ड रेंज। तो इसी चीज़ को एक स्विट्ज़रलैंड के मैथमेटिशियन थे आयलर, उन्होंने कुछ इस तरह से इसकी थ्योरी पेश की कि हमारा जो y है, जो हमारी रेंज है, ये इक्वल होती है f ऑफ x के। यानी कि
जहाँ पर हम लिखा करते हैं ना y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स से। यानी कि एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है, ये भी डिपेंडेंट है, और हमारी रेंज जो है y ये भी डिपेंडेंट है, और y हमारा किसकी इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स की इक्वल होगा। y भी डिपेंडेंट है और एफ ऑफ एक्स भी डिपेंडेंट है, लेकिन ये जो x है ना, एफ ऑफ एक्स के अंदर वाला ये जो x है, ये डोमेन को डिनोट करता है, क्योंकि हमारा x क्या है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, डोमेन को डिनोट कर रहा है ना। और फुल एफ ऑफ एक्स, ये जो फुल फॉर्म है, ये किसको डिनोट करती है, ये रेंज को डिनोट करती है। किस तरह से, क्योंकि जो हमारा y है ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, रेंज को कर रहा है। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारी थ्योरी है अकॉर्डिंग टू आयलर के। सो आपने ये बात याद रखनी है कि जहाँ पर हम y यूज़ किया करते थे वहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स को यूज़ किया करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयलर हमारे जो y है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। जस्ट यही बात है, सिंपल सी, आप लोगों ने इसे माइंड में रखना है। मैंने एक एग्जांपल लेट की हुई है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो हम y को रिप्लेस कर सकते हैं ना एफ ऑफ एक्स से, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि स्विस आयलर की थ्योरी के मुताबिक y किस चीज़ की इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। सो हम y को इक्वल ले लेंगे, y की जगह पर ले लेंगे एफ ऑफ एक्स को इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। और मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो एफ ऑफ एक्स के अंदर वाला ये जो x है, ये किस चीज़ को डिनोट करता है, ये x, और जो हमारे पास इक्वेशन में मौजूद होता है x, ये किस चीज़ को डिनोट करते हैं, डोमेन को। लेकिन ये फुल फॉर्म एफ ऑफ एक्स जो है, ये पूरी वैल्यू ये किस चीज़ को डिनोट कर रही है, ये रेंज को डिनोट कर रही है। कुछ एग्जांपल्स हैं रेंज को समझने के लिए, बेटर वे में आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है कांस्टेंट फंक्शन। नाम से जाहिर है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट उस चीज़ को कहते हैं जिसमें कोई वेरिएबल यूज़ ना हुआ हो, जस्ट नंबर यूज़ हुआ हो। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, इसमें भी यही है कि हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। सो जब भी इस तरह की हमारे पास सिचुएशन आ जाए, कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तो हम उसमें से डोमेन एंड रेंज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। डोमेन हमारी होगी ऑल द रियल नंबर्स। किस तरह से कि हमारी डोमेन उस वक्त अनडिफाइंड होती है ना कि जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए, तो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर वाला सीन ही नहीं है, तो हमारी डोमेन क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स। और रेंज हमारी क्या होगी, आपने एक बात याद रखनी है, फिक्स्ड रेंज। जब भी हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, हमारी रेंज क्या होगी, फिक्स्ड होगी। यानी कि यहाँ पर क्या है, 5 है ना, 5 है, तो हमारी रेंज क्या होगी, 5 होगी। रेंज की जगह पर हम 5 को लेते हैं, 5 एफ ऑफ एक्स हमारी रेंज है ना, y की इक्वल है ना। यहाँ पर y होता, y इज इक्वल टू 5 होता, लेकिन हमारा y किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 है। अगर रेंज की जगह पर हम 5 लेंगे तो 5 इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल। सो आपने एक बात याद रखनी है कि हमारी रेंज क्या होगी, फिक्स्ड रेंज, हैविंग फिक्स्ड रेंज, कि जो हमारे पास क्वेश्चन में दिए गई कांस्टेंट वैल्यू है वही हमारी रेंज होगी कांस्टेंट फंक्शन में। आगे जो सेकंड एग्जांपल है वो है लीनियर फंक्शन। अच्छा, लीनियर नाम से ये जाहिर है कि जिसमें x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 हो ना, तो उसे लीनियर फंक्शन कहते हैं। x का स्क्वायर हो तो उसे क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं, x के ऊपर पावर 3 हो तो उसे कहते हैं क्यूबिक फंक्शन। लेकिन x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो तो उसे कहते हैं लीनियर फंक्शन। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हमारी डोमेन एंड रेंज क्या होगी। आपने एक बात याद रखनी है, हमारे पास डिनोमिनेटर तो है नहीं, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो तब हमारी वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। सो हमारी डोमेन होगी ऑल द रियल नंबर्स, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला सीन ही नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है तो हमारी डोमेन होगी ऑल द रियल नंबर्स। लेकिन हमारी रेंज क्या होगी, अगेन ऑल द रियल नंबर्स। किस तरह से, यानी कि यहाँ पर हम रेंज की जगह पर कोई सी भी वैल्यू पुट करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारा एफ ऑफ एक्स है ना, तो हमारी रेंज क्या है, डिपेंडेंट है। यहाँ पर हम कोई सी भी वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास आगे जो हमारा आंसर आएगा वो अनडिफाइंड नहीं आएगा। यहाँ पर हम -1 पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं, +1 2 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, और इन प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जौन सी भी वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास आंसर जो है वो अनडिफाइंड नहीं आने वाला।
सो यहाँ पर मैंने लेट किया हुआ है, न्यूट्रल वैल्यू को ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह पर जीरो को, जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अच्छा प्लस का मान है ना, तो ये जीरो वाली साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का मान हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, विच इज डेफिनेट। हमारे पास डेफिनेट आंसर आ रहा है। सो हमारी रेंज होगी लीनियर फंक्शन में अगेन ऑल द रियल नंबर्स, डोमेन भी रियल नंबर्स होगी और रेंज भी ऑल द रियल नंबर्स। आगे है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट ओवर लीनियर, कांस्टेंट ओवर लीनियर। अच्छा ये आगे तो मैंने खुद से लिखी हुए है ना, कांस्टेंट ओवर लीनियर हमारे पास इक्वेशन में था और आगे क्या थे मैंने खुद से लिखे हुए हैं, और कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट ओवर क्यूबिक। यानी कि अगर हमारे पास इस तरह की भी सिचुएशन आ जाए, कांस्टेंट ओवर लीनियर और कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक भी आ जाए, कांस्टेंट ओवर क्यूबिक भी आ जाए ना, तो हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका होगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 ओवर एक्स प्लस वन। इसकी डोमेन क्या होगी, हम जानते हैं हमारे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, और कौन सी वैल्यू है जो जीरो लेकर आ सकती है, यहाँ पर एक्स की जगह पर अगर हम माइनस वन पुट करेंगे तो डोमेन ऑल द रियल नंबर्स विदाउट माइनस वन, माइनस वन पुट करने से क्या हो जाएगा, 9 ओवर जीरो हो जाएगा विच इज़ अनडिफाइंड। सो हमारी डोमेन होगी ऑल द रियल नंबर्स विदाउट माइनस वन। और हमारी रेंज क्या होगी, रेंज आपने याद रखना है जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए, कांस्टेंट और लीनियर आ जाए, कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक आ जाए, कांस्टेंट और क्यूबिक आ जाए, तो हमारी रेंज रियल नंबर्स तो सारे होने चाहिए लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, रेंज की जगह पर जीरो नहीं आना चाहिए। ऑल द रियल नंबर्स विदाउट या एक्सेप्ट जीरो, रेंज इज नॉट जीरो, आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा कैसे, क्यों नहीं होना चाहिए जीरो, तो इक्वल लिया हुआ है मैंने पहले सी, जीरो इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या था 9 ओवर एक्स प्लस वन, रेंज की जगह पर जीरो ले लेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पर जीरो इज इक्वल टू 9 ओवर एक्स प्लस वन यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। जीरो जब भी किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है उसे क्या कर देता है, जीरो कर देता है ना। सो जीरो इज इक्वल टू 9 विच इज़ नॉट इक्वल, क्योंकि हमारी रेंज जीरो आनी ही नहीं चाहिए, हमारी रेंज में ज़ीरो जो है वो वैलिड ही नहीं है। सो ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू 9। सो विदाउट ज़ीरो हमारी रेंज क्या होगी, जब भी इस तरह की कांस्टेंट और लीनियर आ जाए, कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक आ जाए, विदाउट जीरो ऑल द रियल नंबर्स आर एक्सेप्टेबल बट नॉट जीरो, यानी कि हमारी रेंज इज नॉट जीरो, रेंज हमारे पास जीरो नहीं आनी चाहिए, यह बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पेज, अच्छा जो फोर्थ इक्वेशन है वो है लीनियर ओवर लीनियर, लीनियर ओवर लीनियर मतलब कि जिसमें x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर वन हो। जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि ऊपर भी हमारे पास लीनियर वैल्यू हो और डिवाइड जो वैल्यू हो रही हो वो भी लीनियर हो, यानी कि न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ क्या हो, लीनियर हो, तो हमारी डोमेन क्या होगी, डोमेन तो हम जानते हैं जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, 3x माइनस 4 है ना, तो हम क्या करेंगे 3x माइनस 4 को इक्वल ले लेंगे ज़ीरो के, और ये जो माइनस का 4 है ना ये दूसरी तरफ जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 ओवर 3। और हम जानते हैं कि हमारी डोमेन ऑल द रियल नंबर्स विदाउट 4 और 3, वो किस तरह से, क्योंकि मैं आपको ये बात पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि x की जगह पर अगर हम 4 ओवर 3 पुट करेंगे, 4 ओवर 3 पुट करेंगे ना, पुट करके देख लेते हैं, x की जगह पर अगर हम पुट कर लेते हैं 4 ओवर 3 एंड माइनस 4, अच्छा फुल फॉर्म लिख लेते हैं 5x प्लस 2, तो 3 से कैंसल, 5x प्लस 2 ओवर प्लस का 4 और माइनस का 4 विच इज़ इक्वल टू 0। सो हमारे डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, यह बात हम लोग जानते हैं। जब भी ज़ीरो आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। सो हमारी डोमेन होगी ऑल द रियल नंबर्स विदाउट 4 ओवर 3। और रेंज क्या होगी, रेंज के वक्त भी आपने ये बात याद रखनी है, ऑल द रियल नंबर्स विदाउट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमिनेटर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमिनेटर यहाँ पर कौन सा है, 5 है ना, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास x के साथ वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू, उसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x।
चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, चाहे न्यूमिनेटर में हो या चाहे डिनोमिनेटर में हो। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमिनेटर कौन सा है, 5 है ना, और डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, यानी कि ना तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उन दोनों को छोड़कर ऑल द रियल नंबर्स आर एक्सेप्टेबल इन रेंज। रेंज हमारी क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स विदाउट 5/3। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमिनेटर और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, इन दोनों को छोड़कर सारे रियल नंबर्स एक्सेप्टेबल हैं। किस तरह से, इन दोनों को पुट करके देखते हैं क्वेश्चन में। f of x इज इक्वल टू 5x + 2 और 3x - 4, यही क्वेश्चन है ना हमारे पास ना। तो हम क्या करेंगे, रेंज की जगह पर 5/3 को पुट कर देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमिनेटर और कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर वाले को। 5/3 इज इक्वल टू 5x + 2 और 3x - 4। अच्छा, 3x - 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, 5x + 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह से करेंगे, 3x - 4 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ आकर, और वो 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, 5x + 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 3 * 15x, 15x, 5 4 * 20 -20, 5 4 * -20 इज इक्वल टू 3 5 * 15x प्लस 3 2 * 6। अच्छा, हमारे पास जो वेरिएबल वाली वैल्यूज है ना, उन्हें हम एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट वैल्यूज को हम दूसरी तरफ कर लेंगे। 15x प्लस का 15x दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 15x इज इक्वल टू प्लस का 6 है, माइनस का 20 दूसरी तरफ आकर प्लस का 20 हो जाएगा। अच्छा, प्लस का 15x और माइनस का 15x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 + 20 26, विच इज़ नॉट इक्वल, कि हमारी रेंज 0 की इक्वल नहीं आ सकती, हमारी रेंज में 0 आ ही नहीं सकता, 0 एक्सेप्टेबल ही नहीं है। सो आपने ये बात याद रखनी है कि रेंज इज़ नॉट 0। और जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए, लीनियर और लीनियर आ जाए, तो आपने रेंज बताते वक्त ये बात याद रखनी है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमिनेटर एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, इन दोनों को छोड़कर और द रियल नंबर्स। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि log ऑफ एक्स और e ऑफ एक्स की हमें डोमेन एंड रेंज बताएं, इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो सब लोग इसका रट्टा ही लगाते हैं, आप लोगों ने भी रट्टा ही लगा लेना है। अच्छा, log ऑफ एक्स और e ऑफ एक्स एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। आपने ये बात याद रखनी है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के उलट। सो आपने रट्टा ही लगा लेना है इसकी डोमेन और उसकी डोमेन को, और इसकी रेंज और इसकी रेंज का। यानी कि log ऑफ एक्स की डोमेन क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स बट पॉजिटिव, यानी कि हमने 0 को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है और पॉजिटिव इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना। 0 को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है और पॉजिटिव इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना। पॉजिटिव इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना, इस छोटी ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, इससे पीछे वाली वैल्यू इंक्लूडेड है। और दूसरी तरफ e ऑफ एक्स की डोमेन बताते वक्त हम क्या करेंगे, ऑल द रियल नंबर्स, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वाले रियल नंबर्स है ना, तो यहाँ पर सारे रियल नंबर्स होंगे, यानी कि एक दूसरे के उलट है ना, रेसिप्रोकल है। और रेंज क्या होगी log ऑफ एक्स की, ऑल द रियल नंबर्स, और e ऑफ एक्स की रेंज क्या होगी, उलट, ऑल द रियल नंबर्स बट पॉजिटिव। यानी कि हमने ये इस तरह है ना, तो दूसरी तरफ इनको इस तरह कर देना, उल्टा देना है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। बस एक बात ये आपने याद रखनी है, अगर आप log ऑफ एक्स की डोमेन एंड रेंज याद रखेंगे तो e ऑफ एक्स की आपको डोमेन एंड रेंज ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। डोमेन log ऑफ एक्स की क्या है, ऑल द रियल नंबर बट पॉजिटिव। सो e ऑफ एक्स की डोमेन क्या होगी, ऑल द रियल नंबर, और यहाँ पर रेंज क्या है, ऑल द रियल नंबर, और यहाँ पर होगी ऑल द, और यहाँ पर रियल नंबर पॉजिटिव वाले। यानी कि जो इसकी डोमेन है ना log ऑफ एक्स की, वो e ऑफ एक्स की रेंज है, और जो log ऑफ एक्स की रेंज है ना, वो e ऑफ एक्स की क्या है, डोमेन है। ओके व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आप कीप फोकस्ड रहिए और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खूब मेहनत करते रहिए।